हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर आप लोगों का एक बार पुनः फिर से स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में मैं आप लोगों को नरेशन नामक जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हुए उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली और जो वीडियो थी मेरी और जो नरेशन के ऊपर मैंने बनाया था वो आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। और उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आगे लेके आया हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं कुछ अपने मुख्य विषय की तरफ आना चाहता हूँ। और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2। तो आज से मैं आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ कल की जो क्लास मैंने बताई थी कि नरेशन क्या होता है। तो मैंने नरेशन का शाब्दिक अर्थ बताया था कि नरेशन जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ कथन होता है। नरेशन नामक शब्द जो है वो नैरेट नामक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है टू से, टू स्टेट, टू स्पीच, टू स्पीक, ये शब्द इसके निकलते हैं। मैंने नरेशन का आपको जो सिनोनिम्स होती है इसका समानार्थक शब्द होता है उसको भी बताया था कि इसको असर्शन कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं, स्टेटमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आगे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा। कल मैंने बताया था कि नरेशन के भाग, तो मैंने बताया था नरेशन के 2 भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो मैंने आपको तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है उसके बारे में बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी की कही हुई बात को उसी की भाषा में हूबहू जस का तस कह देता है तो उसे हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जब किसी की कही हुई बात को हम उसी की भाषा में ना कह कर बल्कि उसमें कुछ अपना जोड़ जाड़ कर कुछ अपने तरफ से लगा करके तोड़ मरोड़ कर बातों को पेश करते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कल मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि आपको जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके भाग, तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच या नरेशन के भाग, ठीक। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच या नरेशन के जो होते हैं भाग, 2 भाग होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग क्लाज या स्पीच, इसको हम लोग रिपोर्टिंग इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी बोल सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्पीच, इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी इसको कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा लोग रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। हालांकि इसका समर्थन नहीं करता हूँ मैं रिपोर्टिंग क्लाज और रिपोर्टिंग स्पीच या इंट्रोड्यूसिंग स्पीच के नाम से मैं इसको संबोधित करता हूँ। और दूसरा भाग मैंने बताया था जिसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आज मैं आपको जो दोनों बात मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग क्लाज किसे कहते हैं, मैंने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं रिपोर्टिंग क्लाज। ठीक, क्लाज क्यों कहते हैं मैंने इसको भी पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो आगे देर न करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि जो रिपोर्टिंग क्लाज होता है इसके भाग के बारे में। जो यह डायरेक्ट स्पीच होता है इसके 2 भाग होते हैं, रिपोर्टिंग क्लाज और रिपोर्टेड स्पीच। तो आज मैं रिपोर्टिंग क्लाज जो होता है इसके बारे में बताऊंगा कि इसके भी भाग होते हैं। ज़्यादा देर न करते हैं, रिपोर्टिंग क्लाज, इंट्रोड्यूसिंग स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक, जैसे मैं आपको एक वाक्य लेना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पे कि he said to me I am learning my lesson। मैंने एक आपको सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। ठीक, तो अब आपको मैं बताऊंगा कि ये जो आपको वाक्य है ये है आपको डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। और इस डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन में हम 2 भाग देखते हैं। हमने आपको कल बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके 2 भाग होते हैं। रिपोर्टिंग क्लास, यहाँ से यहाँ तक का आपका जो भाग है इसे हम लोग रिपोर्टिंग क्लास कहेंगे। और ये वाला जो भाग है, ये वाला सेक्शन हमारा जो है इसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो अब हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग क्लास वाला जो भाग है इसे हम लोग रिपोर्टिंग क्लास के नाम से जानते हैं। ये वाला भाग देख रहे हैं कि कई लोगों से मिलकर बना हुआ है। जैसे यहाँ पे एक शब्द है, इसको हम लोग रिपोर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टर। रिपोर्टर या सब्जेक्ट के नाम से इसको संबोधित किया जाता है, सब्जेक्ट।
ठीक। और ये आपको एक शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं इसको इधर लिखा हूँ साइड में इसके नीचे, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि आप एक एक चीज़ों को जानिए, नहीं जानेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक। और ये आपको इधर आपको शब्द दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है। ठीक। अब इन तीन लोगों के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं, तो आपको पता है कि हम रिपोर्टेड स्पीच वाले सेक्शन में जो प्रोनाउन होते हैं उससे संबंधित चेंजिंग करते हैं। तो वो जो चेंजिंग करते हैं उसमें अगर हमको यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रोनाउन आता है, यहाँ पे प्रोनाउन आई आया हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज होगा। चेंज किसके अनुसार होगा? तो हम रिपोर्टिंग क्लाज में आके देखते हैं। तो अगर हम रिपोर्टिंग क्लाज में आकर नहीं देखेंगे, तो अगर हमको इसके बारे में नहीं पता होगा कि रिपोर्टिंग क्लाज में कौन कौन लोग होते हैं, किस भाग को क्या कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो प्रोनाउन से संबंधित चेंजिंग होती है ये हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम रिपोर्टिंग क्लास की एकदम पोस्टमार्टम कर दें, इसके बारे में एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करें, जाने अच्छे से। तो आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो रिपोर्टिंग क्लास है, इस रिपोर्टिंग क्लास वाले भाग में आपको पहला शब्द जो है इसे रिपोर्टर के नाम से या सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, मतलब यही आपको रिपोर्ट देता है, सूचना देता है, यही कुछ बोलता है, यही वक्ता है, कहने वाला है। ठीक। जो काम करता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो आपको ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। इस पूरे वाक्य में कौन काम करने वाला है? ही, वह है। तो ये आपको रिपोर्टर होगा, इसको हम सब्जेक्ट भी कहेंगे इस पूरे वाक्य का। ठीक। और यहाँ पे हमने सेट को क्या बोला? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी वह वर्ब जिससे वक्ता रिपोर्टर सूचना देता है। ठीक। उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, सूचना देने वाली क्रिया कहते हैं। ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, माने वह शब्द जो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपको पता चल चुका होगा कि रिपोर्टिंग क्लास के तीन भाग होते हैं। ठीक। कौन? सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक। तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा अपनी नोटबुक में, कॉपी कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। इसको हम लोग सब्जेक्ट ही ज़्यादा कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इधर हम जब चेंज करते हैं तो कहते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट कहाँ भी है? सब्जेक्ट यहाँ मिलेगा आपको। ये आपको क्या कहलाएगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो है इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक दोस्तों, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग क्लास जो होता है ये तीन लोगों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। हाँ, कभी कभी होता क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ये नदारत रहता है, गायब रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उस केस में हम फिर भी इसने वाले भाग को रिपोर्टिंग क्लास ही कहेंगे, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर ये बना होता है। ठीक। तो आइए मैं इससे संबंधित तमाम जितने भी रूल हैं सबको बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा मेरे दोस्तों, बस आप लोग समझते चलिएगा। तो आपको समझ में आएगा कि रिपोर्टिंग क्लास जो होता है उसके तीन भाग होते हैं। ठीक। आइए मैं आप लोगों को एक और विशेष बात बता देता हूँ जो डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच से संबंधित होती है। ठीक। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन से संबंधित मुख्य बात क्या होती है कि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, जैसे किसी वाक्य में आ गया कि आपको इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए। ठीक। तो आप कभी कभी तो कहता है इनडायरेक्ट दिया रहता है और उसका कहता है डायरेक्ट बनाइए। तो अब बहुत सारे लोग होते हैं कि पहचान ही नहीं पाते कि वाक्य हमारा डायरेक्ट नरेशन में है या डायरेक्ट स्पीच में कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो डायरेक्ट स्पीच का आपको क्लूड बता देता हूँ कैसे आप पहचानेंगे कि वाक्य हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट नरेशन में है। जब आपका वाक्य डायरेक्ट स्पीच में रहेगा तो आपको वाक्य में कामा और डबल इन्वर्टेड कामा दिखाई देगा, कामा दिखाई देगा और डबल इन्वर्टेड कामा दिखाई देगा। ठीक। दूसरा क्या चीज, जो वक्ता होगा, जो स्पीकर होगा, उसकी बात को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। और तीसरी बात क्या है कि जो रिपोर्टिंग क्लास होता है उसकी बात कामा लगाया गया रहता है। क्या लगाया रहता है? कामा। ठीक। तो प्यारे दोस्तों, चाहे कोई भी वाक्य हो, चाहे वो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, चाहे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, चाहे इम्परेटिव सेंटेंस हो, हर सेंटेंस में आपको रिपोर्टिंग क्लास वाले भाग के बाद कामा दिखाई देगा और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच रहेगा वो डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में रहेगा। यानी वक्ता का कथन हमेशा
डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में रहता है। तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपको हेडिंग बना देता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि आपको मैं शुरुआत में बता चुका हूँ कि पार्ट 2 वीडियो है। आइए तो मैं आपको हेडिंग बनाता हूँ कि डायरेक्ट स्पीच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिन कह सकते हैं कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट टू डायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो अगर आपके पास थोड़ा सा मैं थ्योरी बेस आपको बताता हूँ, थ्योरी इसलिए बताता हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। बिल्कुल आपको बेसिक्स मैंने बताया कि मैं बेसिक्स बताऊँगा, इत्मीनान से आप लोग सीखने की कोशिश करिए। हाँ, थोड़ा वीडियोस वगैरह लंबी जाएंगी, कोई बात नहीं, पढ़ाई है, पढ़ाई में वक्त देना ही पड़ता है। ठीक है, बिना समय दिए कुछ मिलता नहीं है। आइए इससे संबंधित पहली बात आपको बताना चाहता हूँ कि चलिए डायरेक्ट स्पीच में वक्ता स्पीकर की बात को डबल इन्वर्टेड कामाज के बीच में रखा जाता है। ठीक, वक्ता स्पीकर की बात को डबल इन्वर्टेड कामा के कहाँ रखा जाता है? बीच में। देखिए यहाँ इस वाले वाक्य में देखिए आपको वक्ता कौन? ही सेड टू मी, यानी ही है। और उसने क्या कहा कि आई एम लर्निंग माई लेसन, में अपना पाठ याद रहा हूँ। तो इसकी कही हुई बात को हम कहाँ रखे हैं? डबल इन्वर्टेड कामा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लगाया है। ठीक, इसके बीच में ही इसकी कही हुई बात को यहाँ पे रखा गया है। तो आपको पहला आइडिया मिल गया कि डायरेक्ट स्पीच से संबंधित महत्वपूर्ण बातों में कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसकी जो वक्ता होते हैं उसकी कही हुई बात को डबल इन्वर्टेड कामा के कहाँ रखा जाता है? बीच में रखा जाता है। इससे संबंधित दूसरी बात है आपको कि रिपोर्टिंग क्लाज या स्पीच, या आप रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं। कभी कभी जब हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, कामा का प्रयोग किया जाता है। आप देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, ही सेड टू मी आई एम लर्निंग माई लेसन। तो यहाँ पे आपको जो रिपोर्टिंग क्लाज है या रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब आप जिस तरीके से कहते हैं, इसके बाद किसका प्रयोग किया गया है? कामा का प्रयोग किया गया है। तो ये आपको दो महत्वपूर्ण बातें हैं डायरेक्ट स्पीच से संबंधित। अब मेरे समझ से आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोटबुक में बिल्कुल इत्मीनान से इसको नोट करते रहिए। और बाद में जब एक तरफ से आप फैक्ट को लर्न करना शुरू करेंगे, फैक्ट को समझना शुरू करेंगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आगे जब मैं आपको प्रैक्टिस पे लेके आऊँगा तो आपको बिल्कुल आसानी होगी वाक्यों को सॉल्व करने में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, या आपको जब कभी इनडायरेक्ट दिया रहेगा आपको डायरेक्ट बनाने में, क्योंकि यही रूल्स जो होते हैं रिवर्स हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अब आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। अब आपको ज़्यादा देर ना करते मैं धीरे मुख्य विषय की तरफ अपने बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम तो जानिए आप कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्यतः दो नियम हैं। ठीक, आप कहेंगे ये दो नियम? हाँ बिल्कुल, मैं दो नियम कहता हूँ। ठीक, आपको पहला नियम बताता हूँ, सामान्य नियम। ठीक, इसे हम जनरल रूल कहते हैं, ठीक, सामान्य नियम। दूसरा होता है दोस्तों विशिष्ट
या विशेष नियम, विशेष नियम, विशिष्ट या विशेष नियम, इसे हम लोग स्पेसिफिक रूल भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पेसिफिक रूल, स्पेशल रूल, ठीक, के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, आइए मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम के बारे में बताता हूँ। सामान्य नियम, ठीक। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा फास्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सोचेंगे कि सर मतलब बिल्कुल रट क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब चीज़ों को क्या है कि आपको अगर आइडियाज़ नहीं बताऊंगा, आपके पास अगर फैक्ट नहीं होंगे, तो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की तब जब जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं हर चीज़ को नोट डाउन करते रह रहा हूँ, बताने के साथ साथ, बोलने के साथ साथ आपको लिख भी रहा हूँ, ताकि अगर आप नोट बना रहे हो तो अच्छे से इत्मीनान से नोट बना लीजिए। फ्यूचर में जब कभी भी आप इसको एक बार देखेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सामान्य नियम, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि वे नियम जो सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होते हैं। वे नियम जो सभी प्रकार के वाक्यों पर क्या होते हैं? लागू होते हैं, सामान्य नियम कहलाते हैं। सामान्य नियम होते हैं, ठीक। जैसे अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, यहीं पे नंबर 1 बताता हूँ कि सामान्य नियम आपको पहला क्या है। पहला सामान्य नियम है कि हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करते हैं। हालांकि यहाँ पे अलग अलग वाक्यों के लिए अलग अलग रूल है। मैं हर एक वाक्य को जब बताऊंगा तो हाँ स्पेशल तौर पे आपको बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ठीक। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो चेंज हो जाता है, आपको वहाँ पे एक ही रूल होता है। हालांकि असर्टिव सेंटेंस में 2 फंक्शन काम करता है, मैं वो दोनों के बारे में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है, इंपरेटिव में चेंज हो जाता है, असर्टिव में, ऑप्टेटिव में चेंज हो जाता है, एक्सक्लेमेटिव में चेंज हो जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पहला नियम क्या होता है? सामान्य नियम होता है, कोई भी वाक्य हो, ठीक। इसलिए मैंने कहा कि वे नियम जो सभी प्रकार के वाक्य हों, मतलब वाक्य आप जानते हैं अर्थ की दृष्टिकोण से वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, संरचना के दृष्टिकोण से वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको जो यहाँ पे है अर्थ की दृष्टिकोण से वाक्य जो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाएंगे वो अर्थ के आधार पे, भाव के आधार पे जो वाक्य होते हैं 5 प्रकार के, उन्हीं का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक। और ठीक, तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि वो सामान्य नियम, वे नियम जो सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य नियम। जिसमें पहला मैंने बताया क्या? रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी मैंने आपको एक वाक्य लिखा था, जैसे मैं आपको दूसरा वाक्य लिख रहा हूँ, सुनीता सेड टू मी, ठीक, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, ठीक, या आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रहा हूँ, बना रही हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। तो आप यहाँ पे देखिए एक वर्ब आपको आया है, ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये वाला ये जो वर्ब है आपको ये चेंज होगा, ठीक। असर्टिव सेंटेंस हालांकि ये वाक्य इसमें किस प्रकार चेंज होगा ये भी आपको बताऊंगा, इंट्रोगेटिव रहेगा तो भी आपको बताऊंगा। यही रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें चेंजिंग करते हैं। पहला रूल आपको एक कॉमन रूल ये है। दूसरा कॉमन रूल आपको क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं? कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं। कामा और डबल इन्वर्टेड कामा जो होता है उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं, ठीक। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट सुनाते हैं तो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को क्या करते हैं? हटा देते हैं। आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा ऊपर लिखूंगा क्योंकि नीचे आप लोग को शायद मेरी हो सकती ना दिखाई दे, तो आपको ऊपर बताना चाहूँगा। आप लोग ये नियम अगर एक बार आप लोग समझ जाएंगे ना तो मैं
मैं पक्का आपको विश्वास दिलाता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग बहुत तेजी से बनाएंगे। ठीक, नंबर 3 आपको रूल है। ठीक, कामा को हटाकर कंजंक्शन, कंजंक्शन भी कहते हैं, कंजंक्शन। ठीक, अलग अलग वाक्यों में अलग अलग। दैट, इफ, वेदर, टू का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा राइटिंग मेरी पुअर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं बोल भी रहा हूँ कि कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट, इफ, वेदर, टू का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग वाक्यों में अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और कभी कभी WH टाइप वर्ड भी कंजंक्शन का काम करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम करता है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि सब ये हमको नहीं पता है। मैं आपको जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा तो वहाँ पे स्पेशली बताऊंगा। ठीक, यहाँ पे इतना जानिए, कामा को हटाकर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, बस इतना। कंजंक्शन दैट, हु, मतलब यहाँ पे WH वर्ड लिखिए, हु मत लिखिए, केवल WH वर्ड एक तरीके से समझिएगा। WH वर्ड, ये WH वर्ड इफ, वेदर, टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका आपको स्पेशल रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इसके बाद आपको आइएगा, जब हम कंजंक्शन का प्रयोग कर लेते हैं तो प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं, प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं, प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं। अगर जब आप रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में बढ़ेंगे तो अगर वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आपको, ठीक, आपको प्रोनाउन आएगा तो उस प्रोनाउन में हम लोग उसका केस दे करके, वो कौन सा पर्सन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। तो प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं। मैं हालांकि स्पेशल बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ आपको प्रोनाउन में चेंजिंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यहीं पे दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि प्रोनाउन में चेंजिंग करना, क्योंकि प्रोनाउन में जो चेंजिंग करते हैं कुछ लोग आगे कर देते हैं, उसका केस आया रहता है तो केस में नहीं करते हैं, तो वहाँ पर उनकी गलती हो जाती है। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे रवि सेड टू मी, चलिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक, विथ माई फादर, जैसे यहाँ पे आया हुआ, तो यहाँ पे माई शब्द आया, यहाँ तो आई में चेंजिंग कर देते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ माई की जब बात आती है तो माई को जस का तस कॉपी कर देते हैं। ये माई नामक जो शब्द आया पोसेसिव केस का है, तो अभी पोसेसिव एडजेक्टिव है तो ये भी चेंज होगा। ठीक, ये चेंज होगा, इसका सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो जब आई चेंज होगा तो इसी के अनुसार ही देखा जाएगा किसके लिए आई प्रयोग किया गया, रवि के लिए प्रयोग किया गया, तो रवि के लिए प्रोनाउन लाया जाएगा। ये चेंजिंग नहीं लोग कर पाते, इसकी वजह से गलती रहती है कि ऐसा नहीं करना है। तो प्रोनाउन में चेंजिंग मैं आपको बताऊंगा, स्पेशल बताऊंगा। ठीक है, पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक, मैं आपको यहाँ पे, ये आपको 4 नंबर है, ये 5वां नंबर है, प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं। नंबर आपको 5, आपको वाक्य यहाँ पे क्या है कि टेंस में परिवर्तन करते हैं। टेंस में क्या करते हैं, टेंस में परिवर्तन करते हैं, ठीक, टेंस में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। हालांकि टेंस में परिवर्तन करना एक प्रकार से स्पेशल रूल के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन कॉमन रूल में हो जाता है। इसको कॉमन रूल में इंक्लूड कर देते हैं कि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बदलते हैं तो ज़्यादातर वाक्यों में हम क्या करते हैं, टेंस में परिवर्तन करते हैं। और कभी कभी नहीं भी करते तो क्यों नहीं करते, मैं ये एक भी बात आप लोगों को बताऊंगा, कोई भी चीज़ आप लोग का छूटेगा नहीं, एकदम विश्वास रखिए। ऐसा मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आपको कोई भी डाउट रह ही नहीं जाएगा, हर एक चीज़ में कन्फर्म करूँगा टॉपिक बाई टॉपिक। तो आपको ये 5 रूल हैं, इसको जान लेना जरूरी है। सामान्य नियम क्या है, वे नियम जो सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होते हैं। जैसे आपको क्या है, रिपोर्टिंग वर्ड में चेंजिंग करना, कामा और डबल कामा को हटा देते हैं,
कामा और डबल कामा को हटा के कंजंक्शन दैट, WH वर्ड, इफ, वेदर, टू का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं, टेंस में परिवर्तन करते हैं। अब आइए और एक आपको रूल बता देता हूँ यहाँ पे, नियरनेस प्रकट करने वाले, नियरनेस प्रकट करने वाले शब्द, ठीक। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिस हुआ, इसको हम लोग दैट बदल देते हैं, ठीक। नाउ हुआ, इसको देन में बदल देते हैं। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, दिस, दीज, दोज, नाउ, ठीक, ये सब जो आते हैं, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो नियरनेस प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन करते हैं, ठीक। ये आपको छठा रूल है, कामा रूल के अंतर्गत आता है, ठीक। इसमें भी नियरनेस में भी कभी कभी परिवर्तन नहीं करती हैं, कब नहीं करती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में, ज़्यादातर सामान्य वाक्यों में क्या होता है, ये होता है कि नियरनेस में परिवर्तन कर देते हैं। जब नहीं होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग सामान्य नियम, वे नियम जो सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होते हैं। पहला क्या, रिपोर्टिंग में चेंजिंग करना, कामा और डबल कामा को हटा देना, कंजंक्शन का प्रयोग करना, प्रोनाउन में चेंजिंग करना, टेंस में परिवर्तन करना, नियरनेस प्रकट करने वाले शब्दों में चेंजिंग करना, एक कॉमन रूल है, ठीक। और मैं आपको मिटा देता हूँ, शायद आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में भी आ रहा है कि मैं ऊपर से नीचे से पहले ऊपर गया हूँ, तो आप इसको नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कायदे नोट बना लीजिएगा, या मेरे साथ आप चलते रह सकते हैं। वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद दोबारा नोट बनाइएगा, ठीक। आपको दूसरा रूल मैंने बताया था कि दो रूल होते हैं, एक सामान्य नियम होता है, एक विशिष्ट नियम होता है, स्पेशल रूल होता है, ठीक। इसे विशेष नियम भी कहते हैं। तो विशेष नियम के बारे में ही हम बताएंगे कि वे नियम जो अलग अलग प्रकार के वाक्यों में अलग अलग होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे असर्टिव के लिए अलग कुछ हो जाएगा, इंट्रोगेटिव के लिए अलग हो जाएगा, इंपरेटिव के लिए अलग हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेष नियम कहते हैं, स्पेशल नियम कहते हैं। तो उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, हर एक वाक्य में पढ़ेंगे। स्पेशल नियम, दूसरा नंबर क्या होता है, विशेष नियम, विशिष्ट नियम या विशेष नियम, विशेष नियम, ठीक। विशिष्ट नियम या विशेष नियम, तो इसके बारे में अगर आपको परिभाषित करना है तो वे नियम जो अलग अलग वाक्यों पर अलग अलग प्रकार से लागू होते हैं, विशिष्ट नियम या विशेष नियम कहलाते हैं। वे नियम जो अलग अलग वाक्यों पे अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं उसे विशिष्ट नियम या विशेष नियम कहते हैं, ठीक है। आइए अब देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, अपने मूल थीम की तरफ चलते हैं। बस थोड़ा सा ही परिभाषित बताना था, अब उसके बाद जब विशेष नियम आएंगे तो मैं उसको आपको एक तरफ से बताते चला जाऊंगा, ठीक। आइए अब हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना जो है, हमको पता है कि वाक्य जो होते हैं उन्हीं का हम बनाते हैं। तो अब बात है कि वाक्य क्या होता है और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। इस चीज़ को हम लोग को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे तो अलग अलग वाक्यों में अलग अलग प्रकार के रूल अप्लाई होते हैं, और एक रूल अगर हम जान गए वही सब पे ठोकने लगे तो पक्का है कि हमारा क्या होगा, कुल मटिया मेल हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है, हमको इत्मीनान से सब कुछ जानना है, हमको गलत नहीं करना। अब मेरे बढ़ाने के बाद अगर आप लोग गलत करें तो फिर समझिए फिर कोई नहीं पढ़ा पाएगा। तो कहने का भाव ये है कि आपको जो विशेष नियम की तरफ आप हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जब पढ़ेंगे तो हम लोग सेंटेंस के बारे में पहले जानेंगे कि हमारा वाक्य क्या होता है। तो आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि जो वाक्य होता है, हिंदी में कहते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को, यानी जब शब्द हों और उनका एक सार्थक समूह हो जाए, समूह 5, 6, 3, 4 लोग आकर मिल जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को जिसका कुछ निश्चित अर्थ या भाव निकले या प्रकट हो,
उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को जिसका कुछ निश्चित अर्थ या भाव निकले तो हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक, आप लोग कहेंगे कि सर शब्दों के सार्थक समूह को, हाँ समूह को, अभी इसका अपवाद भी मैं बता दूंगा कि शब्दों के सार्थक समूह नहीं रहेगा तब भी वाक्य बन जाता है। ठीक, और ये वाक्य जो होते हैं क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सेंटेंस चीज को जानना जरूरी होगा कि सेंटेंस, ठीक, वाक्य क्या होता है। तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को जिसका कुछ निश्चित अर्थ या भाव प्रकट हो वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। शब्दों के सार्थक समूह को जिसका कुछ निश्चित अर्थ या भाव प्रकट हो वाक्य कहलाता है, को वाक्य कहते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, को वाक्य कहते हैं या वाक्य कहलाता है, दोनों बात कर सकते हैं। ठीक ना, आप अपने हिसाब जो भी आपको उचित लगे बोलने में कर सकते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए complete sense is called as sentence। ठीक, a group of words that make a complete sense is called as sentence। ठीक, पहले दोस्तों ये आप सेंटेंस की परिभाषा जान गए। अब जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक, कि he wrote a letter, he wrote a letter, और एक पत्र लिखा, एक वाक्य है, प्लीज गिव मी a ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, इस तरीके से कोई कहे प्लीज गिव मी डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। ठीक, वाक्य है, देखिए शब्दों का समूह है कि नहीं, ही रोट ए लेटर, 1 2 3 4 शब्द हैं। ठीक, और इन शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। सबका भाव निकल रहा है कि वह एक पत्र लिखा, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास क्या दो, पानी दो। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। ठीक, इससे भी कुछ भाव निकल रहा है कि जो किसी से प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तुम पढ़ते हो, तो ये सभी लोग क्या है, वाक्य। ठीक, इसी तरह मैं कहूँ गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें, ये सभी क्या है, वाक्य है। ठीक, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाहूंगा कि कभी कभी वाक्य जो होता है शब्दों का समूह नहीं होता है, एक शब्द का भी होता है। हाँ, ये भी याद रखिएगा, परिभाषा यहाँ में जो होती है गलत साबित हो जाएगी। हाँ, देखिए मैं अभी बताऊंगा भी कैसे, कि वाक्य जो होता है हमारा शब्दों का समूह तो होता है जिसका कुछ भाव निकलता है, लेकिन कभी कभी वाक्य जो होता है वो एक शब्द का भी होता है। ठीक, और वहां पे एक शब्द छिपा रहता है। ठीक, और वाक्य आप जानते हैं कौन सा होता है, जैसे मैं कहूँ सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े जाओ, गो, जाओ। ठीक, तो ये क्या एक शब्द के वाक्य हैं, और ये वाक्य ये भी वाक्य हैं। अब यहाँ पे ये वाक्य जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक, और इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है
इसका जो सब्जेक्ट होता है ये छिपा रहता है। ये पूरा वाक्य क्या है, यू सिट डाउन, क्या लिखेंगे, यू सिट डाउन, तुम बैठ जाओ। किसी को बोलेंगे ना तो उसको आप क्या कहोगे, वो सुनने वाला है तो सुनने वाले के लिए यू प्रयोग किए जाते हैं। स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। ये देखिए अब शब्दों का समूह हो गया। यहाँ पे यू इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू ही रहता है, इसलिए क्या रहता है, साइलेंट रहता है, छिपा रहता है। यू गो, तुम जाओ, ठीक, तुम जाओ, आदेश किया जा रहा है, यू गो, ठीक, तुम जाओ। ये वाक्य जो है एक शब्द का भी आपका वाक्य होता है। ये वाक्य जो होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। हाँ, कोई पूछ सकता है ये जो एक शब्द का वाक्य होता है और वो जो शब्द होता है वो होता क्या है। भैया आप लोग को बता दूं कि जो एक शब्द का वाक्य होता है वो एक शब्दवा जो होता है ना हमारा वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब। जैसे आप देख लीजिए वो माने क्या होता है, जाना। जाना क्या चीज है, क्रिया है। तो जब एक शब्द का आपका वाक्य होगा तो वो जो शब्द एक होगा ना उस शब्द का होगा, क्रिया होगा, वर्ब होगी। ठीक, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंड अप, स्टैंड में खड़ा होना। गो, गो माने क्या होता है, जाना है। ठीक, सिट डाउन, बैठ जाना। तो ये प्रकार का एक शब्द है और इस शब्द क्या है, क्रिया है। जब आपसे कोई पूछ दे जब वाक्य एक शब्द का हो तो वह एक शब्द क्या होता है, तो वो एक शब्द जो होता है वर्ब होता है। अब बिना वर्ब के कोई वाक्य वह नहीं बनता, ये भी जान लीजिए। ठीक, चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे मैं आप लोग को बता देता हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार या सेंटेंस के प्रकार। ठीक, वाक्य के प्रकार। ठीक, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए हम लोग पढ़ाना है, हम लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाना है। तो यहाँ पे जो काम आने वाली चीज़ है हम वही पढ़ें। हालांकि मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो हमारा वाक्य होता है वाक्यों को दो प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है अर्थ के दृष्टिकोण से और दूसरा होता है हमारा संरचना के दृष्टिकोण से। ठीक, कैसे, एक अर्थ या भाव, मीनिंग जिसे कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। तो वाक्य हमारे दो प्रकार से पाए जाते हैं। एक होता है मीनिंग के आधार पर और दूसरा होता है स्ट्रक्चर, बनावट, संरचना के आधार पर। ठीक, तो जो हमारा मीनिंग के आधार पर वाक्य होता है ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5। क्या बोलिए, 5 बोलिए। याद रखिएगा जो सेंटेंस होता है मीनिंग के आधार पे जो होता है, अर्थ के आधार पे, भाव के आधार पे, वो 5 प्रकार का होता है। ठीक, जो संरचना के आधार पे होता है वो आपको पता है 3 प्रकार का मूलतः होता है। चौथा मिसलिनियस हो जाता है। ठीक, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, और चौथा क्या हो जाता है, मिक्स सेंटेंस हो जाता है जिसमें सब कुछ मिला दिया जाए, खिचड़ी वाला जो होता है। ठीक, तो आपको संरचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के याद रखिएगा और अर्थ के, भाव के, मीनिंग के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होता है। तो यहाँ पर मैं आपको लिखूंगा कि अर्थ या भाव के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से भैया जान लेते हैं हम लोग। नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक, इसी को हम लोग सिंपल सेंटेंस भी कह देते हैं। ठीक, पॉजिटिव मत कहिएगा। ठीक, पॉजिटिव एकरा लड़का होता है। ठीक, पॉजिटिव और निगेटिव एकरा लड़का होता है। वही पॉजिटिव को हम लोग और का नाम से पुकारते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, अफर्मेटिव। ठीक, तो मत सोचिएगा अफर्मेटिव जो होता है और पॉजिटिव जो होता है वही असर्टिव होता है, ये दोनों में बड़ा डिफरेंट होता है। इसको हम लोग कथनात्मक वाक्य, सूचनाबोधक वाक्य कहते हैं। और सूचना जो होती है वो 2 प्रकार की मिलती है, सकारात्मक सूचना मिल सकती है और नकारात्मक सूचना मिल सकती है। जैसे हम कहें कि हाँ भारत मैच जीत गया, सकारात्मक सूचना मिल गई। हम कहें भारत मैच हार गया, नकारात्मक सूचना मिल गई। ठीक, तो हम सूचना दे रहे हैं ना। और जो सूचना बोधक वाक्य होता है, जो किसी का कथन होता है, हमारा कथन है ना, भारत मैच जीत गया, हमने कह दिया बात, तो यही वाक्य हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं, इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 हमारा होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक, सेंटेंस, सेंटेंस।
नंबर 3 हमारा होता है इम्परेटिव, ठीक, इम्परेटिव सेंटेंस। और नंबर 4 हमारा होता है एक्सक्लामेटरी। हम सबके बारे में बताएंगे, घबराइएगा मत, अभी खाली नाम लिख रहे हैं, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक। और नंबर 5 हमारा है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक। इसको हम कथनात्मक या सूचना बोधक, सूचना बोधक वाक्य कहते हैं। इसको हम लोग प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। तो आप जानबे कर रहे हैं कि वाक्य में पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्सक्लामेटरी, इसमें हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक। और ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य, ठीक भैया लोग। तो आपको हमने बताया कि सेंटेंस की परिभाषा बताया और सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस हमने क्या बताया, शब्दों के सार्थक समूह को जिसका कुछ निश्चित अर्थ या भाव प्रकट हो, वाक्य कहलाता है या वाक्य कहते हैं। उसके बाद अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। आपको यहाँ पे हमने बताया काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जैसे हमने आपको एग्जांपल लिखा तो मिटा दिया, आप उसी से नोट कर लिया करिएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के या भाव के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। हाँ, तो कौन कौन से, असर्टिव या सिंपल सेंटेंस, कथनात्मक या सूचना बोधक वाक्य। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लामेटरी, विस्मयादि बोधक, विस्मय बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो, ठीक। ऐसे जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। हालांकि सबके बारे में बताएंगे, तो मन में आइडिया बोल दिए, उसका फिक्र मत करिएगा कि और सब उनके बारे में नहीं बताएं, एकरा बारे में बोल दिए, सब उन्होंने ज़्यादा लगाव नहीं किए, सबसे हम हर समान व्यवहार करेंगे, ठीक है। आइए, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा वाक्य कितने प्रकार के, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं कि भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो अभी आपको उबने लगेंगे, आपको मालूम है, आप लोग को घंटे अंदर ना जो है 1 घंटा बैठने की क्षमता नहीं होती है जल्दी। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। हमारी भाषा से अगर आप लोग कोई दिक्कत होगी तो माफ़ी चाहेंगे। अगर हम आज हमारे जो पढ़ाया हुआ है अगर आपको समझ में आया है तो हम समझते हैं बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पढ़ाई के ऊपर आप ध्यान दीजिए, हमारी भाषा मत जाइए, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास यहीं पे हम क्लोज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को जो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप समय पर रहते हुए अपडेट रहिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।